संविधान के लक्ष्य थे उनसे अभी भी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन उस दिशा में जो काम चल रहा है वो भी कम नहीं है। लोग कारवां में जुटते जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जब शुरुआत होती है किसी भी काम की तो उस समय बहुत से लोगों का सहयोग नहीं मिलता। मैं बाबा साहब के जीवन से ही कुछ बातें आपको एक बार पुनः यहाँ पर स्मरण कराना चाहूँगा। हो सकता है मुझसे पूर्व में वक्ताओं ने यहाँ पर बताई भी हो। बाबा साहब जब वायसराय काउंसिल के श्रम मेंबर बने, लेबर मेंबर बनाए गए, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई नागपुर में, और उसमें सभी अपने जो सहकर्मी थे उनको एकत्र कर उसके बाद उन्होंने एड्रेस करना जब शुरू किया, उन्होंने बताया कि आज हम वायसराय काउंसिल में जा रहे हैं, अब ये सरकारी पद होगा, जो सामाजिक मेरे दायित्व हैं कहीं ना कहीं उनमें मैं इतना एक्टिवली अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, और ये जिम्मेदारी इससे पहले कि हम अपने यंगस्टर्स को दें, आने वाली पीढ़ी को दें, मैं एक उसका लेखा जोखा एक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि जब ये मिशन शुरुआत हुई तो उस समय बाबा साहब जहां जाते थे, उन्होंने अपनी पहली मीटिंग के बारे में बताया कि जब मैंने पहली मीटिंग की तो उसमें केवल चंद लोग वहां पर उपस्थित रहे, और उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या थी केवल जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे, जो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए थे, केवल वही व्यक्ति थे। उसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि वहाँ संख्या कम थी, वहाँ लोग बहुत थे, लेकिन उन्होंने लिखा है अपने उसमें जीवनी में कि वहाँ गली में बहुत से लोग, कोई दातुन कर रहा है, कोई वहाँ पर ताश खेल रहा है, कोई तमाम तरह के, कोई अपने केवल सीढ़ियों पे ऐसे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो बाबा साहब की मीटिंग में आ जाए। बाबा साहब जब उत्तर प्रदेश में आए, यहाँ भी उनको पूरा सहयोग नहीं मिला। पूरे भारत में जब उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी, जितना अपेक्षित सहयोग था, जितनी अपेक्षा की थी, उतना नहीं मिला, और अंत में आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में आगरा में जब बाबा साहब ने भाषण दिया तो उन्होंने ये बात, अपनी वेदना प्रकट की। उन्होंने कहा, जिसे कि अक्सर आप सुनते ही हैं, सभी लोग कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द क्लर्कों की फौज एकत्र हो गई है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता कि भविष्य में वो लीडरशिप करेंगे, समाज को गति देंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे। समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। उनका एक्सपीरियंस बड़ा कटु सत्य था। जितने भी यहाँ से नौजवानों को उन्होंने कोशिश करके स्कॉलरशिप दिलाकर विदेश में भेजा था, उनमें लगभग सभी विदेशों में ही जाकर बस गए, और वहीं पर उन्होंने अपने परिवार बसा लिए। उनमें से 1 या 2 वापस आए, उन्होंने भी मिशन से नाता तोड़ लिया। तो ये जो बाबा साहब की व्यथा थी, वो कहीं ना कहीं आज भी उसी प्रकार का माहौल बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया। लेकिन कुछ नौजवान, मैं देखता हूँ हमारे काफ़ी सारे अधिकारी साथी या ऐसे नौजवान जो सोशल मिशन से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज भी 50% से ज़्यादा संख्या ऐसी है जो पूरी जिंदगी केवल इस बात पे निकाल देते हैं कि उनकी पहचान कहीं उजागर ना हो जाए। उसे आजकल एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा कि एक चुपचाप वर्ग पैदा हो गया है, उसका नाम है चुपचाप वर्ग। वो चुपचाप ही अपना SC का सर्टिफिकेट बनवाता है या ST का सर्टिफिकेट बनवाता है, चुपचाप ही नौकरी लेता है, और उसके बाद नौकरी में भी पूरे साल चुपचाप अपना समय व्यतीत करता है, और इसी तरीके से अपना समय व्यतीत कर एक सीट को बर्बाद करके पूरे समाज में वापस लौट जाता है। तो ये जब तक मानसिकता रहेगी तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने मिशन में बात की थी, उन्होंने कहा कि 5% का जो अपनी कमाई का, अपने टैलेंट का, अपने समय का जो समाज को वापस करेगा, ये पे बैक टू सोसाइटी मिशन होगा। और इससे ऐसे लोगों को जो अभी भी जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको सहायता मिलेगी। जो यंगस्टर्स हैं जिनके माँ बाप कहीं ऐसी हालत में नहीं है कि उनको पढ़ाई के लिए आगे भेज सकें, उनके लिए कोई सुविधा ऐसी जो मिनिमम एसेंशियल चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा सकें, तो ऐसे में समाज को आगे आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं। खुशी होती है कि जब भी कभी कोई कॉल दी जाती है ऐसे काम के लिए कि कहीं उत्पीड़न की कार्रवाई होगी, जैसे शब्बीरपुर में, सहारनपुर में हुई, नोएडा में हुई, बदायूं में हुई,
उसके बाद अभी आप देखते हैं कि हाल फिलहाल यहाँ वेस्टर्न यूपी में भी हुई, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमाम स्टेट्स में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अब एक मूवमेंट शुरू हो गया है। मूवमेंट ये शुरू हो गया कि जब भी कोई कॉल दी जाती है कि किसी के साथ उत्पीड़न की घटना हुई है, सबसे पहले जो लोग उसमें मदद कर सकते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे अधिकारी हो, वो पहले सहयोग करते हैं कि उनका लीगली जो भी उनकी कार्रवाई है, जैसे FIR का लिखाया जाना, उस पर समुचित कार्रवाई होना, वो हो जाए। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है धन की। किसी भी केस को लड़ने के लिए सरकार की सहायता मिलती है। SC/ST वर्ग को जो SC/ST एक्ट के तहत जो सहायता प्रदान की जाती है, कई बार उसमें विलम्ब हो जाता है और वो समय से ना मिलकर, और लोग कोशिश करते हैं कि वो बात अपनी पैरवी ना कर पाए, और कई बार पैसे के भाव में पीछे छूट जाता है। जब भी ऐसी कोई कॉल आती है, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा काफ़ी इस तरह का एक कॉर्पस तैयार हो जाता है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है। अभी मैंने मेरठ में देखा, मेरठ में मीतन नाम का एक लड़का है, वो अभी जिला पंचायत सदस्य बन गया। उसके भाइयों की हत्या कर दी गई, पूरे परिवार, उसके भाई की हत्या खेत पर कर दी गई। वो बिल्कुल बदमाशों का एरिया। मैं वहाँ 2 बार SSP रह चुका हूँ। मैंने देखा कि वो पूरा एरिया वहाँ क्राइम से बिल्कुल, वहाँ क्राइम धुआंधार होता था, और उसमें कास्ट उत्पीड़न का भी बहुत बड़ा रोल था। उसके भाई की हत्या कर दी गई, उस पर पूरा दबाव बनाया गया कि वो फैसला कर ले, समझौता कर ले, लेकिन वो झुका नहीं। पैसे की जरूरत पड़ी, पूरे समाज सामने आया, उसको पैसा दिया गया और उसने केस लड़ा। सबसे पहले वो चुनाव लड़ा, उसमें जिला पंचायत सदस्य के रूप में वो बदमाशों के खिलाफ चुनाव लड़कर इंडिपेंडेंट जीत कर आया। उसके बाद अभी कोर्ट का फैसला आया तो आजीवन कारावास की सजा हुई है सभी अभियुक्तों को। तो ये केवल एकजुटता और लोगों की सपोर्ट का परिणाम है। शबीरपुर वाले मामले में आपने देखा होगा कि राजकुमार जी हैं, संविधान बचाओ ट्रस्ट चलाते हैं, उनके साथ ही पूरी टीम यहाँ पर हाई कोर्ट के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सभी सहयोग करते हैं। उन्होंने एक मुहिम शुरू की संविधान बचाओ ट्रस्ट में कि जो भी सरकार के द्वारा जो धनराशि है या जो भी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। SC/ST एक्ट में प्रावधान है, जो नियम बनाए गए हैं उनमें भी प्रावधान कर दिए गए हैं कि सहायता मिलेगी, सरकारी सहायता मिलेगी, या जो विटनेसेस हैं या पीड़ित व्यक्ति हैं उनको DA उनके आने जाने का खर्चा, और एक तत्काल जो उनको जो सुविधा मुहैया करानी है, किसी का घर जल गया उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना, उसका भोजन पानी और इस सब की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा करना। तो ये सब जो प्रावधान है लेकिन लागू नहीं होते कई बार। तो जो भी अधिकारी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं अपने समय में रहते हुए, जब हम एज SSP काम करते थे उसमें मीटिंग के जो कमेटी के मेंबर होते हैं समाज कल्याण अधिकारी के साथ, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष बनाए हुए हैं, ये पूरी कोशिश रहती थी कि इधर घटना हुई है तत्काल उसको जो पहली किस्त है वो मिल जाए। SC/ST एक्ट में जैसे हत्या हो गई तो 8 लाख